साथियों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो साथियों, आज हम यूपीएसआई 2025 का मॉक टेस्ट नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सर आदित्य सर हैं। इनकी फ़िलहाल पोस्टिंग कानपुर में है और हमारी ट्रेनिंग भी कानपुर पुलिस लाइन में चल रही है, तो इनसे मुलाकात हुई थी। और जो मैंने मॉक देखे वो वास्तव में काबिल तारीफ़ मॉक इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने 15 मॉक बनाए हैं और उन 15 मॉक का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं हिंदी और किसका, एक सेकंड, किसका करने वाले हैं सॉल्यूशन हम, हिंदी का और जीएस का। 40% हिंदी के और 40% जीएस के, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और अब क्या करना, मुझे अंत में अपना स्कोर ही बताना कि आपने 80 में से कितने प्रश्न आपसे हो रहे हैं। और पूरा वीडियो देखना, आपको मज़ा आ जाएगा प्रश्न लगाने के बाद कि हाँ भाई, ऐसा पेपर आ सकता है और ऐसे आने की संभावना है पूरी, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ये आपको मालूम है। 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर में हमारे में 4 सेक्शन होते हैं, 40-40 प्रश्न आते हैं। समय 2 घंटे होता है। नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है। और भाई साहब, सबसे बड़ी बात है, बराबर वेटेज है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। हिंदी भी उतने नंबर की है, संविधान और सामान्य ज्ञान भी उतने नंबर का है, और तुम्हारा मैथ भी उतने नंबर का, रीजनिंग भी उतने नंबर की है। कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो आदित्य सर के आप यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। हम आज इनके मॉक को सॉल्व करने वाले हैं। जो ऑफलाइन मॉक है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला है, ई बड़ी ई च छ ज ज और यहाँ आदि का उच्चारण किससे होता है। बड़ा इजी सवाल है, आप देख से ही पहचान लोगे कि भाई च वर्ग किससे बोला जाता है, तालब्य से बोला जाता है। आपको पता होगा जो तालब्य से बोले जाते हैं वो कौन कौन से बोले जाते हैं। ई य स, एक तो ये वाला स होता है। कौन से वाला स होता है हमारा, ये वाला स होता है, तालब्य स होता है। ये वाला स कौन सा होता है, मूर्धन्य स होता है। ये वाला स कौन सा है, दंत स होता है। पर भाई हमारे पास अब एक्सप्लेन करने का तो टाइम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा प्रश्न और उसके आंसर लगाएंगे, ठीक है। बस आप लेवल आप देख लेना किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष। अभी उच्चारण दोष की बात आ रही है, किस प्रकार का उच्चारण दोष है। हम शक्ति को हम क्या बोल दिया, शक्ति बोल दिया है। जैसे हम गांव में आपने देखा होगा, श्री को क्या बोल देते हैं, श्री बोल देते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कर्पूर को कपूर बोल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस दोष को हम क्या बोलते हैं, वो दोष क्या कहलाएगा, वो दोष कहलाएगा हमारा स्वर भक्ति दोष। क्या कहलाएगा, स्वर भक्ति दोष, ठीक है साहब। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है वो भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला है भारत। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए, आप कमेंट करिए। भाई आपको बताऊँ भारत क्या है, एक अलग है, विशेष है अपने आप में। तो जो विशेष होते हैं वो क्या होते हैं, वो व्यक्तिवाचक होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है साहब। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या बोला है। प्रश्न नंबर 4 में, जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं भाई साहब। उसे आगत बोलते हैं क्या, उसे अंतस्थ बोलते हैं क्या, उसे ऊष्म बोलते हैं क्या, उसे अयोग भाव बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं भाई साहब। उसे हम क्या बोलते हैं, अयोग भाव। ये बेचारे न तो स्वर में हैं और न ही व्यंजन में हैं। और अयोग भाव होते हैं 2, एक होता है विसर्ग, क्या होता है, एक विसर्ग होता है और एक अनुसार होता है। 2 होते हैं, अनुसार ये बिंदी वाला और विसर्ग ये होता है, ठीक है। इनकी गिनती न स्वर में होती है और न ही व्यंजन में होती है। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला है, देखिए साहब। प्रश्न नंबर 5 में बोला है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, इसमें कौन से प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। वे बताइए, संबंध है क्या, नहीं लग रहा संबंध। निश्चय है क्या, नहीं भाई निश्चय भी नहीं लग रहा। अरे निजवाचक है क्या, भाई निजवाचक भी नहीं लग रहा। पुरुषवाचक का एक विभाग है, तो पुरुषवाचक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला है, जरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे बोला है, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
प्रज्ञा, विवेक, मति, मेधा, पर क्या नहीं होगा? विधाता नहीं होगा भाई साहब। क्या नहीं होगा? विधाता इसका आंसर नहीं होगा, पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला है हमसे? आँख में अंजन दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? बताइए। आँख में मंजन और दांत में, आँख में अंजन और भैया दांत में मंजन, बताइए अंजन शब्द किस अर्थ को व्यक्त कर रहा है? ये एक लोकोक्ति कह लो या कुछ कह लो। अब जो अंजन का अर्थ है भैया, अंजन का अर्थ बताइए क्या होगा इसमें? अरे आंखों में क्या लगता है भैया? तुम्हारी आंखों में काजल लगता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का बी आंसर हो जाएगा। ये आपने पढ़ाई होगा अच्छे से। क्या ये वाला आभ्यंतर, आभ्यंतर का विलोम क्या होता है? बताइए। बताइए। आभ्यंतर मतलब अंदर का भाग, आभ्यंतर मतलब अंदर का भाग। और जो इसके, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, तो कौन सा होगा आपका? बाह्य। कौन सा होगा? बाह्य। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या बोला है? प्रश्न नंबर 9 में बोला है आपसे, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? बताइए। प्रश्नवाचक पूछ रहा है, प्रश्नवाचक पूछ रहा है। बताइए क्या यार, ये कितना इजी पूछ रहा है आपसे। आप कहेंगे तो, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किस से मंगवाऊँ, कुछ काम करो। इसमें तो किसी में है नहीं भाई, मेरे हिसाब से किसी में लग रहा है। अरे भैया प्रश्नवाचक पूछा है ना आपसे। क्या पूछा है? प्रश्नवाचक। प्रश्न का ये रहा निशान, किससे मंगवाऊँ। आंसर हमारा बी हो जाएगा 9 का। क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 पे क्या बोला है? इसमें बोला है हंस पद। हंस पर जो विराम चिन्ह होता है, इसमें किसका प्रयोग होता है? बताइए। हंस पर जो विराम चिन्ह होता है, इसमें किसका प्रयोग होता है? इसमें होता है आपका प्रयोग लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। मतलब कोई आप वाक्य लिख रहे हो, उसमें कोई शब्द छूट जाता है, तो हम क्या बना देते हैं? ये वाला चिन्ह बना देते हैं कि भाई इस स्थान पे हमारा ये लिखा जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 में निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। क्या नहीं विशेषण शब्द? बताइए। बहरूपिया नहीं है, या बातूनी नहीं है, बादामी नहीं है, या बांका नहीं है। बताइए। बातूनी होता है नाम के, जैसे वो लड़का बहुत बातूनी है, वो बहुत बांका है, बादामी कलर की साड़ी, सब विशेषण है, पर बहरूपिया हमारा इसमें नहीं होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या बोला है? 12 में बोला निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। सकर्मक क्रिया वाला मतलब सकर्मक क्रिया उसमें नहीं होनी चाहिए। सकर्मक क्रिया नहीं होनी चाहिए। बताइए कौन सा है इसमें? डाकिया पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, सिपाही ने चोर को पकड़ा, लड़का सोता है। साफ दिख रहा होगा आपको। सब में क्या है? कहीं ना कहीं हमारे पास कर्म है, पर इसमें कोई कर्म नहीं है। सो रहा है, सीधा सोने का काम कर रहा है, सीधा डायरेक्ट सो रहा है। 12 में का डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या बोला है? निम्नलिखित शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक मतलब किसी से हम कार्य करवा रहे हैं, किसी को प्रेरणा देखें, तो क्या होगा? चलना हो जाएगा? नहीं होगा। दिलवाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भूडोल का अर्थ क्या है इसमें से? भूडोल, भूडोल का मतलब, भू माने पृथ्वी होती है, डोल माने डोलना होती है। भूडोल कब होता है? जब हमारा भूकंप आता है। तो इसमें से क्या हो सकता है भूकंप का समानार्थी शब्द? भीतर नहीं होगा, सुमरेन नहीं होगा, देवांगना नहीं होगा, क्या होगा? जल जलाना। ठीक है, इसका आंसर बी हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 में क्या बोला है? भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद, बताइए। भाषा परिषद की बात हुई, इसका इसे आप पकड़ना पड़ेगा। परिषद की पूछे कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर है परिषद इसके। प्रश्न नंबर 16 हमारा दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को बाद में करेंगे। 16 से 20 तक गद्यांश है हमारा। पहले इसको देख लेते हैं। इस गद्यांश को लास्ट में हम देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रश्न नंबर 21 देखिए, 21 में क्या बोला है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। किसको पत्र लिखेंगे जब बाढ़ आ जाएगी तो? किसको लिखेंगे? जो जिला अधिकारी को। ठीक है। 20 हमारा हो गया, 21 हमारा हो गया। अब प्रश्न नंबर 22 को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या बोला है आपसे, निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? निबट्ठा, ये आपको पता होगा भाई, बोलियों के बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से। और जो निबट्ठा आपकी बोली है वो बघेली भाषा की बोली हमारी हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्या बोला है? प्रश्न नंबर 23 में शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? आपको पता होगा शब्द शक्ति आपकी 3 प्रकार की होती है, अविधा, व्यंजना और एक और प्रकार की, नाम याद नहीं आ रहा मुझे यार। वैसे ये 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति आपकी। ठीक है भाई, ये नए पैटर्न पे आधारित है, मैं किसका बात का ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है ना। और बहुत आपके काम आने वाले हैं और बहुत अच्छे हैं भाई। ये कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आपको साहित्य तो पढ़ना ही पड़ेगा। शिवराज भूषण की भूषण है, सही है। शब्द रसायन की देव है, ये भी हमारी सही है, ये भी सही है। जो परमल है रचना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। हाँ, ये उद्भव शतक यार इनकी नहीं है यार। उद्भव शतक जगन्नाथ दास जी की है। किसकी है? जगन्नाथ दास जी की है। तो उसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में क्या बोला है आपसे, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसको? केदारनाथ अग्रवाल जी को। इनकी कौन सी कृति है जिसके लिए इन्होंने क्या, केदारनाथ ने क्या कर दिया? अपूर्व काम कर दिया। अपूर्व काम कर दिया मतलब केदारनाथ कहाँ धाम है, कहाँ है? पूर्व की ओर पड़ता है। कहाँ की ओर पड़ता है? पूर्व की ओर पड़ता है। तो ये साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, केदारनाथ कहाँ पड़ता है? पूर्व की ओर। तो किससे मिला? अपूर्वा पे मिला। किससे मिला? अपूर्वा के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। ठीक है। ऐसे ट्रैक बना के याद कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न नंबर 26 में क्या बोला है? प्रश्न नंबर 26 में आपसे बोला है, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? बताइए भैया, आरसी क्या है? मतलब हाथ कंगन को आरसी का मतलब है भैया, प्रत्यक्ष के लिए दूसरे प्रमाण की हमारी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर हमारा? 26 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या बोला है भैया, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह वा जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार है भैया। अब इसमें आप अलंकार बता दीजिए हमें छांट के। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हो जात अजो वह वाह जा उनके तीर। इसमें क्या हम स्मरण कर रहे हैं? स्मरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसमें स्मरण अलंकार हो जाएगा। भाई अलंकार मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो सच बताऊँ मैं भी पढ़ रहा हूँ थोड़ा अलंकार। ठीक है। और अलंकार पढ़ना देख सर हैं, नाम याद मुझे नहीं आ रहा है उनका भी, देख लेना आप यूट्यूब पर डालना अलंकार की ट्रिक्स वगैरह, तो वीडियो शायद आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर डालने के बाद। उनसे ही फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ अलंकार, वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे शायद, वो सुंदरकांड के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं अलंकार रस छंद वगैरह। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में क्या बोला है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? पहले कम, उसके बाद ज़्यादा, फिर उसके बाद ज़्यादा। बताइए कौन सा क्रम होगा? चौपाई में 16 मात्रा होती हैं, पीयूष वर्धन, रोला, गीत का, यही वाला आंसर मुझे ठीक लग रहा है इसका। बाकी इसमें ज़्यादा होती हैं, इसमें भी ज़्यादा होती हैं यार, इससे तो ज़्यादा ही होती हैं। ये सब तुम्हारे गलत हैं, बाकी मुझे ये सही लगा है। गीत का में ज़्यादा होती हैं, चौपाई में कम होती हैं। आप देख लेना, इसका 28 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 का डी हो जाएगा हमारा। ठीक है। कुछ छंद का सवाल आ गया। छंद में क्या बचा? वर्ण के छंदों में किसका विचार होता है? वर्णों का विचार तो होगा यार, और किसका होगा भाई? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। जुगुस्पा का स्थायी भाव किस रस से? जुगुस्पा, जुगुस्पा, जुगुस्पा होती है किसमें? विविध रस में। किसमें होती है? विविध रस में। ठीक है। 30वें का क्या हो जाएगा हमारा? बताओ, जुगुस्पा किस मोदी, किस मोदी जुगुस्पा? बताइए भाई, देखते हैं।
या रौद्र मोती है पुष्पा, किस में होगी जो पुष्पा? ये आपका विविध रस में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। गांधी जी का अर्थशास्त्र किस पर आधारित था? जो गांधी जी का अर्थशास्त्र बताइए किस पर आधारित था? वो एक तो हमारा धर्म पर और न्याय पर आधारित था, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, ये तो गलत हो गया, बढ़ती कहाँ आएगी, बढ़ता है। बताइए कौन सा होगा भाई इसमें से? हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये देता है भाई, हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, ये तो यार अलग ही पहचान में आ रहे हैं भाई, ये दिन तो यार होंगे नहीं भाई कीमत पे किसी पे। तो बचा कौन सा हमारा? ये वाला बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यार, ठीक है। ऑप्शन से ही चलना है भैया, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ही करना है हिंदी में। तो हिंदी तो पूरा ऑप्शन एलिमिनेशन का ही गेम है पूरा हिंदी में, और कोई गेम है ही नहीं, वरना गुमटी गेम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब इसे देखो भाई, शायद कल निकुंज यहाँ आए। शायद, शायद यार संदेह हो गया यार मुझे बहुत ज़्यादा, शायद दे दिया तो भाई संधि दे दिया, ख़त्म कहानी बस। हाँ जी, क्या बोला है? मिश्र वाक्य है, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा? लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, ये क्या है? ये एक मिश्र वाक्य है, एक दूसरे पर आश्रित हैं दोनों। ये वाला दूसरा वाक्य आश्रित है, तो जहाँ आश्रित होता है मिश्र होता है। अब भाई इसको हमें सरल वाक्य में चेंज करना है। सरल वाक्य में कैसे चेंज करेंगे? सीधी रेखा में बना दो। क्या बना दो? सीधी रेखा में बना दो, सीधी रेखा में। ऑप्शन देखते हैं एक बार। तुम मूर्ख हो, लोग समझते हैं, गलत हो जाएगा। मूर्ख लोग समझते नहीं, हो जाएगा। लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, सीधी बात है ये। या लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, या लोग तुम बात देखिए, बात दोनों में एक है। पर भाई आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ज्ञान की बात कुछ। लोग तुम्हें मूर्ख समझें, समझदार समझें, पागल समझें, लोगों से तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लोग कुछ भी समझें, अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो, और जो आपका लक्ष्य है ये 2 स्टार लगवाना अपने कंधों पे, उसकी ओर आगे बढ़ते रहो। या 2 स्टार लगवाना हो, या कांस्टेबल की वर्दी लेना हो, जो भी आपको करना हो उसकी आप तैयारी में लगे रहो भाई, ठीक है। लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, वो उनका काम कहना है, ठीक है। अब ये बताइए, बारहसिंगा, बारहसिंगा शब्द में समास है, बताइए बताइए साहब कौन सा समाज है? 12 बहुत से आएंगे चटक लोग, बोलेंगे 12 यार ये तो संख्या हो गया, संख्या हो गया तो फिर इसमें संख्या वाला दिया ही नहीं, संख्या वाला होता है दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ। लोग दीर्घ ठोके आते हैं, और पर इसमें संख्या इसमें दी नहीं रखी, संख्या वाला। अब भी कर्मधारय दे रखा, द्वंद्व होता है। अब तो क्या है? 12 इसके 12 है, कौन होगा? बहुव्रीहि है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसमें? बहुव्रीहि हो जाएगा। कौन सा? बहुव्रीहि। इसमें दीर्घ नहीं होगा, कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 देख ला। ये सवाल हार्ड भी हो सकता था अगर ऑप्शन डाल देता था दीर्घ वाला, तो बच्चा कन्फ्यूज होता दीर्घ में और इस बहुव्रीहि में, ठीक है। अब देखो इसे, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण्य प्लस गुण, कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। 37 में क्या बोला है? जिस स्त्री का पति जीवित है उसे हम क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सधवा, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 देखिए। 38 में क्या बोला? चिर, और चीर का अर्थ क्या है? चिर। अब आप पता, चिरकाल तक जी रहा है कोई, क्या कर रहा है? चिरकाल तक जी रहा है। चिरकाल तक मतलब, चिर माने क्या होता है? पुराना। चिरकाल से चला आ रहा है कोई, किस चला रहा है? चिरकाल से कोई चला आ रहा है। चिर और चीर बताइए मुझे भाई। यार ऑप्शन इसमें अलग डाल रखे हैं, अब क्या कर सकते हैं इसका भाई। अब आपको चीर का बताना। चीर का होता है कपड़ा, कपड़ा इसमें है, यहाँ नहीं है कपड़ा, यहाँ नहीं है कपड़ा, और यहाँ भी नहीं है कपड़ा, तो चीर में कपड़ा कहाँ है? यहाँ है खाली कपड़ा हमारे पास। और चिर माने पुराना, पुरातन। ऑप्शन नंबर यार, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी लग रहा है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा 38 का। 39 देख लेते हैं, 39 में क्या बोला है। छायावाद शब्द किसका उदाहरण है? छायावाद बताइए किसका उदाहरण है? तो छायावाद शब्द है वो किसका उदाहरण है? क्या ये तत्सम है? क्या ये देशज है? क्या ये विदेशज है? क्या ये संकर है? आपको पता है छायावाद शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बनाया। अरे यार गलत हो गया। छायावाद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनाया, छाया प्लस वास से। एक है छाया, एक है दार, छायादार, सॉरी नहीं छायावाद नहीं, छायादार दे रखा है। अब छाया जो शब्द है वो आपने पढ़ा हो, छाया शब्द होता है संस्कृत का और दार होता है हमारा फारसी का। तो क्या होगा? संकर शब्द होगा हमारा। क्या होगा? संकर हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। 40 में क्या बोला है आपसे? 40 में बोला है अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। किसको? अध्यापक को। ये तो सीधा हो गया। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक हो जाएगा। भाई देखिए आपके 21 मिनट में आपकी मैंने हिंदी ख़त्म करवा दी, 40 प्रश्न करवा दिए हैं। अब उसी प्रकार से हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे हम, और प्रश्न नंबर 41 पे हम आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 41 पे हम आ जाएंगे भैया। अब इस 41 में हमसे क्या पूछा है? भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? ये प्रश्न बहुत ही डीपली हो गया भाई। जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है मरुस्थल का, वो भी हमसे। क्या होगा बताइए? इसका होगा 83। क्या होगा भाइयों? 83 इसका सही आंसर है। और मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? भारत के मरुस्थल में लूनी नदी बहती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला भी ये मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 में क्या पूछा है? IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी फल सब्जी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान के लिए जानी जाती है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? इसका कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 में क्या बोला है? थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें। और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं। हाँ, अब पूरा सवाल हमें दिख रहा है। अब सवाल में क्या बोला है? गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट, किसकी कैबिनेट? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति लेती है। लेती तो है भाई, तुमने सुना यार, लेती है, लेती है। मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप। क्या है? ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा, लेती है। ठीक है जी। दूसरा क्या पूछा है इसमें? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी सही है, ये भी ठीक है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था है। ये भी बात सही है। तो इसके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। इसको तो आप बता ही दोगे एक झटके में। स्फिग्मोमीटर कौन सा मीटर है? स्फिग्मोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? डॉक्टर के पास होता है, बीपी इससे मापते हैं। क्या नापते हैं भैया? बीपी इससे मापते हैं। ठीक है जी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा गुरु। प्रश्न नंबर 45 चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 भी स्टेटमेंट वाला है। इसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखने में परेशानी होती है। अरे भाई, निकट की में उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं हमसे नहीं दिखेंगी, दूर वाली। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जा रहा है? अवतल लेंस का उपयोग किया जा रहा है। ये तो अब अवतल लेंस वाली बात तो ठीक है, पर पहली बात 3 की गलत। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केवल बी हमारा सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। प्रश्न नंबर 46 में क्या बोला है भैया? प्रश्न नंबर 46 में आपसे बोला है निम्नलिखित में से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव क्या है? अब हमारा क्या चल रहा है? 5वां पीढ़ी चल रहा है। 5वीं पीढ़ी की जो कंप्यूटर की नींव है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है साहब, कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। 47 में क्या बोला है आपसे? अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? सबको पता नहीं। प्राकृतिक,
लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 में क्या होता है? आइन ए दहसाला। आइन ए दहसाला पद्धति किसके शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था थी? ये भाई साहब उस समय को ये टोडरमल साहब, टोडरमल साहब इन्होंने इसी आधार पर काम किया था, टोडरमल साहब ने। अब टोडरमल में नाम ले दिया तो आपको अकबर याद आ जाना चाहिए। ठीक है साहब, अकबर के टाइम की है ये व्यवस्था। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया भाई साहब। क्या आ गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल की बात हो रही है प्रोटोकॉल की, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये ओजोन परत के अवक्षय से। ठीक है, जो CFC गैस होती है। और वैसा ये ओजोन परत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि जो स्किन का कैंसर है, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, UV रेज आती हैं सूरज से, उसको ये अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पर हम जो आजकल के लोग हैं वो मॉडर्न बनने के चक्कर में उनको खाली अपना पैसा बढ़ाना है, मकान बढ़ाने हैं, दुकान बढ़ाने हैं, उन्हें पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। चलो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 पे। प्रश्न नंबर 50 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन के तहत स्वीकार किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद है इसमें राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है भैया? बताइए साहब, बताइए कौन सा है वो अनुच्छेद है? कौन सा? 356 आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये कभी लगाई नहीं, मालूम होना चाहिए। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? क्या 3 बार लगाया गया है? क्या 5 बार लगाया गया है? क्या 8 बार? भैया 100 बार लगा दिया गया। ठीक है, 100 से ऊपर बार लगा दिया गया। इसमें इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगाया जा चुका है, कम से कम 100 से प्लस। और सबसे ज़्यादा कहाँ लगाया? पंजाब में लगाया। ये बात जब ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। ये देख लीजिए प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 में क्या बोला है आपसे? भूदान ग्रामदान आंदोलन में किसके द्वारा शुरू किया गया? ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। 53 देख लेते हैं। 53 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की? बताओ किसने करी थी? किसने करी थी भैया? सहायता प्रदान नहीं की अंग्रेजों के दबाने के लिए। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता किसने नहीं दी? पता है कौन थी वो? वो भाई साहब अवध की हजरत बेगम हजरत महल थी। उन्होंने मना कर दिया था, भाई साहब हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? आयरन की मात्रा आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सवाल है। 32 से 35%। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बताइए, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तत्व कौन सा तत्व है? वो ऑक्सीजन है। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? बताइए ग्रीनलैंड कहाँ है? कहाँ पे ग्रीनलैंड? अरे ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक में है। ठीक है। अब जो ट्रम्प भागू हैं उसी के चक्कर में, ग्रीनलैंड के चक्कर में। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 में क्या बोला है आपसे? निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? वो मृत सागर का जल है सर्वाधिक खारा। प्रश्न नंबर 57 में क्या बोला है? गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश और बिहार। वैसे इसमें नेपाल भी शामिल है, पर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 पे चलते हैं। 58 में क्या बोला? हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? पंछी दिवस बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। कब मनाया गया पक्षी दिवस? कोई बता सकता है? 5 जनवरी को बनाया गया। कब बनाया गया? 5 जनवरी को बनाया गया था। 59वां आ गया सवाल भैया। 59वें सवाल में क्या बोला है? हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम दिया गया?
मसाल का नाम क्या रखा, तेजस्विनी रख दिया। क्या रख दिया, तेजस्विनी रख दिया। ठीक है जी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 60 पर। प्रश्न नंबर 60 में क्या बोला गया है, हाल ही में किसी महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जो भगदड़ हुई थी उसके न्यायिक जो आयोग बना है उसके प्रमुख कौन बने हैं, उसके प्रमुख बने हैं जे हर्ष कुमार। जे हर्ष कुमार जी उसके प्रमुख बने हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। प्रश्न नंबर 61 में क्या बोला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है, बताओ। शक्तियों के विभाजन की जब बात करी गई थी, हमारी करी गई थी 1935 का जो अधिनियम आया था तब ये बात रखी गई थी। उस अधिनियम के आने के बाद क्या भाई, केंद्र और राज्य के पास शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वित्त विधेयक के बारे में बताइए सब, वित्त विधेयक के बारे में बताइए जल्दी। अनुच्छेद 1 से 17 में, और धन विधेयक पूछ लो 110 में आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 63 देखिए, 63 में क्या बोला गया, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। वो भाई साहब 42 में संविधान संशोधन हुआ था, इसमें बहुत सारे काम हुए थे, शिक्षा को और कानून को, बहुत सारी चीज़ों को उसमें डाल दिया गया था समवर्ती सूची में। पाँच चीज़ों को डाला गया था शायद, पढ़ लेना आप। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या पूछा गया आपसे, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, बताइए। किस समय उपबंध है, विशेष उपबंध किसमें, अनुसूची में विभिन्न राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों में, बताइए। अनुसूचित क्षेत्रों की बात हो रही है भैया, किसकी बात हो रही है, क्षेत्रों की बात हो रही है। क्षेत्र की बात करें 5वीं अनुसूची में, और किसकी, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों की। ठीक है, कौन से में, नियंत्रण की बात हुई, 5वीं अनुसूची में आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलें आगे, चलें। यार इस प्रश्न को आप एक बार देख लेता हूँ मैं, क्या है इसका। चलो प्रश्न नंबर 65 पे चलते हैं। 65 में क्या बोला है, राज्य का पहला वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना हेतु लगभग 50 करोड़ रुपए के साथ कहाँ पर प्रस्तावित है, बताइए। कहाँ पर प्रस्तावित है भैया ये प्रथम वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, कहाँ पे खुलेगा ये भैया झांसी में खुलने जा रहा है। कहाँ पे खुलने जा रहा है, ये जा रहा है हमारा झांसी में खुलने के लिए जा रहा है। कहाँ पे, झांसी में। झांसी में है गोरखपुर में, बताइए। झांसी है या गोरखपुर है, या आप मुझे कमेंट करके बताइए। कहाँ पे जा रहा है खुलने के लिए, गोरखपुर में जा रहा है, न कि झांसी में। ऐसा नहीं, हमने देखा यहाँ पे, क्या देखा हमने, देखा वन और झांसी ठोक दी। झांसी नहीं हुई इसका आंसर, इसका आंसर क्या, गोरखपुर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 86 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 66, सॉरी 66 देख लीजिए। 66 में क्या बोला है आपसे, 66 में बोला है, उत्तर प्रदेश राज्य में 2025-26 के बजट में सर्वाधिक अनुदान फंड किस मद पर खर्च किया जाना घोषित किया है। ऐसा कौन सा मद है भैया जिसपे ये सब खर्च होगा, मतलब 22% फंड खर्च होगा, वो है अवस्थापना व बुनियादी ढांचे के विकास पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी, हमारा सही उसका आंसर होगा बिल्कुल। 67 में देख लें। 67 में क्या बोला है, वर्ष 2027 से 28 तक उत्तर प्रदेश ने अपने राजस्व की अर्थव्यवस्था की कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भाई साहब 1 ट्रिलियन, टारगेट बहुत बड़ा रख दिया है इन्होंने, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे यूपी की। ठीक है। प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं। 68 में क्या बोला गया, 68 में, 68 में बोला है, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें ये वाली बात हमसे पूछी गई है। 68 में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलो ऑप्शन हमने देख लिए सारे।
क को राजकुमार पर सोने क को राजमार्ग पर सोने का सिक्का पड़ा मिलता है, यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है। क उस रुपये को उठा लेता है। यहाँ क ने अपराध किया है। अपराध किया है। सिक्का, सोने का सिक्का पड़ा है, यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, उसे पता नहीं किसका है, और उठा लेता है। यहाँ अपराध किया है। क्या है भाई अपराध? क्या क्यों उठाया भाई? किसी का पड़ा हो। क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता। अब हम इसको पढ़ रहे हैं। क को मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है, और उसकी स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराध का दोषी है। ये भी अपराध किया है भाई। दोनों ही अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दोनों ये अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। सत्य नहीं है इसमें, दोनों भाई साहब सत्य हैं, सही हैं, प्योर की दोनों सही हैं। ठीक है, प्योर की इसमें दोनों सही हमारे हो जाएंगे। ऐसा ही है, दोनों सही हो जाएंगे क्या? क्या आपको लगता है दोनों सही हो जाएंगे? बताइए। बताया क्या है इसमें? खाली क्यू वाला सही है। सही है, क्यू वाला सही है, पी वाला हमारा इसने अपराध किया है, कोई अपराध नहीं किया इसने, पर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। कौन सा वाला? क्यू वाला। ठीक है, क्योंकि रुपया भाई सड़क पे मिल गया था, उसकी गलती, मिल गया, पर ये इसने उस आदमी का स्वामी को खोजा नहीं और बिना उसके तुरंत उसे बेच भी दिया, तो भाई ये उसने अपराध कर दिया है भाई साहब। ठीक है, हमारा ये हमारा 68 का बी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं 69 पे। 69 में क्या बोला है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस धारा में सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण वर्णन किया गया है? मतलब हम सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब वो किसी अपने काम में लगा हो, पुलिस। ठीक है, और ये किस धारा में किया गया है? नागरिक BNSS की किस धारा में भैया ये वर्णन है हमारा? ये वर्णन है धारा 42 में। इसमें धारा 42 में ये बात हमारी दे रखी है। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 70 पे चलते हैं। 70 पे क्या बोला गया है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 मतलब पॉक्सो एक्ट को अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था इसको बताइए? कब किया गया था इसको अधिनियमित? इसको किया गया था 19 जून 2012 को, और इसे लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को। अब 14 नवंबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि 14 नवंबर को हमारा बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। 71 में क्या बोल रहा है? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम इतना, यदि कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का प्रतिवाद लिखित घटना में तारीख से अवधि के अंतर्गत घटना को, इसे पढ़ लो एक बार पूरा। कितनी अवधि के दौरान उसे नहीं कर सकेगी, मतलब उसे रिपोर्ट देनी पड़ेगी। घटना की तारीख से इतने दिन की अवधि के भीतर आंतरिक समिति को, यदि इस पर गठित है, या स्थानीय समिति को यदि वह नहीं कर सकेगी, मतलब उसे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसे बताइए? 3 माह के भीतर उसे सूचित देनी पड़ेगी, वरना वो रिपोर्ट नहीं दर्ज कर पाएगी 3 महीने के बाद। ठीक है, ये है इसका मतलब। प्रश्न नंबर 72 देखिए। मोटर यान अधिनियम 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अनुसार कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरसाइकिल जिसकी इंजन क्षमता अगर 16 वर्ष का है तो भैया 50 सीसी की गाड़ी वो चला पाएगा। कितने की? 50 सीसी की। ठीक है, चला पाएगा 50 सीसी की गाड़ी वो
चला लेगा साहब। चलो आगे चलते हैं। 73 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने केंद्रीय सूचना आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। इसमें आप RTI एक्ट 2005 पढ़ोगे तो 10+1 एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और बाकी 10 हमारे अन्य सदस्य होंगे। ठीक है। 74 देख लो। हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया है गया है। यह झील कहाँ है। फॉय सागर झील है, इसका नाम बदल दिया गया भाई साहब। और ये कहाँ पर है ये हमें बता दीजिए। ये कहाँ पर है। ये राजस्थान में। ठीक है साहब। प्रश्न नंबर 75 देख लीजिए। 75 में क्या बोला गया है आपसे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, कौन सा अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कौन सी धारा हैकिंग से अपराधों से संबंधित है। हैकिंग के अपराधों से कौन सी धारा संबंधित है। वो है हमारा धारा 66। कौन सी धारा संबंधित है। 66। और शायद इसे और 66 एक को तो शायद वो भी कर दिया गया है। इसी की सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 66 एक को निरस्त कर दिया गया है किसी केस में। मुझे केस का नाम याद नहीं आ रहा। उस केस में से निरस्त कर दिया गया है। ये आपके केस लॉ में आ चुका है पॉलिटी के अंदर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। 76 देख लीजिए। 76 में क्या बोला है। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था। कौन नहीं है। ये है पर यार लोधी नहीं है तो लोधी वंश का हो गया। 96 का डी कर दो। 96 का डी आंसर हमारा हो जाएगा। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत किया गया है। साइबर अपराध में हम किसी को दंड देंगे तो उसके लिए अलग विधि हमारी बनी हुई है। कौन सी बना हुआ है हमारा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बना गया है भैया। ठीक है। 78 में देखते हैं। 78 में क्या बोला है। से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1960 के तहत दंडनीय कोई भी अपराध केवल अगर कोई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई फंसा है, दंडनीय कोई भी अपराध है, वो किसके विचारणीय है। केवल किसके विचारणीय हो सकता है। केवल बताइए साहब किसके विचारणीय है। वो एक विशेष न्यायाधीश की विचारणीय है। एक विशेष न्यायाधीश के। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 देख लेते। 79 में क्या बोला है। निम्नलिखित कथनों में से गलत विकल्प को चुनिए। कौन सा इसमें से गलत है। कौन सा इसमें से गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 से संबंधित है। सही बात है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 20 के सभी अनुच्छेदों के बारे में प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अभी पढ़ा था। ठीक है। आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई। समाप्त कर सकता है वो। ठीक है। और कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। 80 देख लेते हैं। 80 में क्या बोला गया है। 80 में बोला गया भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में सामूहिक बलात्संग के दंड का प्रावधान। सामूहिक बलात्संग आपको मालूम है 70 में। ठीक है भाई। ये हिंदी और मैंने 80 प्रश्न आपको 40 मिनट में करवा दिए। और मेरा भाई थक गया हूँ। रात के बज रहे हैं कितने 9:30 बज रहे हैं। पूरे दिन ट्रेनिंग करी है, पढ़ाई करी है, तो भाई मैं गया हूँ थक। तो भाई ऐसा पेपर आपका आ सकता है। और पेपर काफ़ी मतलब बिल्कुल बैलेंस बनाया है सर ने। सारे प्रश्न डाले हर टॉपिक से जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। और जिस प्रकार का पेपर हमारा आता है सेम उसी प्रकार का बहुत ही बैलेंस पेपर बना दिया इन्होंने भाई। बहुत ही मस्त पेपर बनाया है। कोई टॉपिक उन्होंने छोड़ा नहीं इसका प्रश्न इसमें ना हो। और हमने बोला था ऐसे करने की, तो आप भाई पढ़ लो इसे, रोक लो ये है, और यहाँ से इसका आंसर लगा दो। ठीक है भाई। इसका आंसर आप लगा के देख लो। और बाकी जो ये पढ़ाया है उसकी आंसर की आपकी नीचे है थोड़ी सी। कहाँ है इसकी आंसर की ये देख लो। हमने जो आंसर इसमें लगाए थे ये देख लो। इसकी आंसर की ये है। इसकी आंसर की ये है हमारी हिंदी की और ये है हमारी जीके की। ठीक है जी। बाकी मिलते हैं। ऐसे ही आपको मैं डेली अब करवाऊँगा। आज आपका एक करवा दिया, कल 2 3 ऐसे हम 40 प्रश्न हिंदी के और 40 प्रश्न किसके जीके के करेंगे। 15 मौके हैं। 15 का मल्टीप्लाई कर दो। 15 चौका 60।
600 प्रश्न इसके और 600 इसके, आपके 1200 प्रश्न हो जाएंगे। 1200 इन प्रश्नों में से 12 में से अगर इनका अच्छे से आप इसके टॉपिक को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। 600 किसके हैं? हिंदी के। 600 किसके हैं? सामान्य ज्ञान के। हिंदी की तो मैं ये कह रहा हूँ 600 प्रश्नों में से हिंदी के में से आपके इनमें से जिस लेवल के मौके मुझे लग रहे हैं 40 प्रश्न आने आपके यूपीएससी में हिंदी में से, आपको कम से कम 20 प्लस ऊपर प्रश्न मिल जाएंगे इसमें से, इन मौक़ों में से। और ऊपर वाले की थोड़ी मेहरबानी हुई तो जो सर हैं ऐसे पॉलिटी जो सेट करते हैं बहुत अच्छे सर हैं, वो इनको कर लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बस इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो भाई धन्यवाद। और मेहनत अगर आपको लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई बात नहीं है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद भैया।